अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल भी आपके सामने एक अहम मसले की तरफ इशारा किया था और वो मसला ये कि मुसलमानों के जो हालात हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रही हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको कल भी इसी उन्वान से पब्लिश किया गया था और उसको शाये किया गया था, वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और यकीनन ये वक्त की नाज़रीन सबसे बड़ी ज़रूरत ही है। चुनांचे बहुत से दानिशवर, बहुत से समाजी कारकुन और बहुत से सोशल वर्कर कह लें या उम्मत का दर्द और गम रखने वाले कह लें, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मुस्तकिल हिस्सा ले रहे हैं। कल आपके सामने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की वीडियो हमने ज़िक्र की थी, जो उम्मत के लिए फ़िक्रमंद भी हैं और मुस्तकिल एक लाहिया अमल के लिए अमलन पैगाम मुस्तकिल दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे की वीडियोज़ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हमें दो बातों में मदद मिलती हैं। नंबर एक ये कि उम्मत मुस्लिमा अगर गम से दो चार है, परेशानी से दो चार है, तो उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा अकेली इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर परेशान नहीं है, बल्कि और दूसरे संजीदा लोग भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। वो हमारे गैर भाई बिरादरान वतन, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि मोहब्बत और भाईचारे पर और मुल्क के सेकुलरिज़म पर यकीन रखते हैं। तो बहुत सारे हमारे गैर भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। चूँकि वीडियो मुझे बहुत ही शॉर्ट बनानी है, असल उनका प्रोग्राम आपको दिखाना है कि किस तरह से वो लोग आने वाले हालात को लेकर के चिंतित हैं और फ़िक्रमंद हैं और उम्मत के सामने रास्ते रखे जा रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है अशोक पांडे का, जो मुस्तकिल सोशल वर्कर हैं और ग्राउंड वर्कर हैं। बल्कि एक तो यह है कि आदमी बातें बना लेता है, हर आदमी बातें बना लेता है, बात करने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन वो ऐसे जो ग्राउंड पर घूम कर के मुस्तकिल काम कर रहे हैं और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन उनका एक एक लफ्ज़ सुनने के लायक है कि क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह 35 साल फ़लस्तीन वालों ने जुल्म से और वो जाकर के उठे हैं, क्या हम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम 35 साल इंतज़ार करें और बाद में जाकर के उठें, बाद में जाकर के हम बोलें, बाद में जाकर के हम कोई लाहिया अमल बनाएं और फिर उस पर अमल शुरू हो। तो इससे पहले नाज़रीन के हालात और तंग किए जाएं, चूँकि ये इसमें हम किसी अपने हुक्मरान को बुरा भला नहीं कहते। यह हमेशा से होता चला आया है। फ़िरऔन ने जुल्म किया, नमरूद ने जुल्म किया। जिन्होंने जुल्म किया वो बाद में सफ़ाई हस्ती से मिटे ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरत मज़लूमों के सोचने की और लाहिया अमल तय करने की होती है। तो यहाँ पर भी मसला ये है, हम किसी के ख़िलाफ़ न जा रहे हैं, न जाने की ज़रूरत है, बल्कि अपने मुल्क के लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो हमारे बड़े रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ता दिखाने में बड़े हमारे सारे हैं। हमारे कायदीन और हमारे मुसलमान भी हैं और हमारे बिरादरान वतन जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, मुस्तकिल वो मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं हमारी की तरह, और इसी तरह से मुल्क की जमहूरियत और इसकी सालमियत को सामने रखते हुए इक़दाम उठा रहे हैं। हमें ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपके रूबरू कराता हूँ मुस्तकिल एक ऐसे बंदे को जो हमारा भाई है और वो मुस्तकिल कैसे लाही अमल तय करने के लिए आपको बता रहा है। उनका नाम है अशोक पांडे। आप उनको मेरे से और बाद में जाने के वादे आपको दिख जाएंगे, लेकिन जहां आग लगी है, जहां मस्जिद तोड़ी गई है, जहां मकबरा तोड़ा गया है, दिल्ली में तोड़ा गया 600 साल पुराना, राखी त्रिपाठी गई थी, डॉक्टर साहब गए थे, नेता कौन गया था? देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो खुद को विपक्ष कहता है, खुद को सेकुलर कहता है, मेरी सारी शिकायत उससे है। उसे मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जिन इलाकों में लिंचिंग हुई है राजस्थान के, मैं घूमा हूं, गया हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं, माफ कीजिएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके पास पहुंचा नहीं है। दिल्ली के बयानात को छोड़ दीजिए।
क्या 30-35 साल हम इंतजार करेंगे कि सब कुछ जब तबाह बर्बाद हो जाए उसके बाद हम बोलना शुरू करें, या खतरे उठा के बोलेंगे कि इस देश के ढेर सारे प्रोफेसर्स, राइटर्स, सिविल सोसाइटी में जिस जिस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने तो अपने कंधे पर यह बोझ लिया है कि जब तक ताकत होगी बोलेंगे। हम डिनर में इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से मजाक करते हैं कि कभी जेल चले जाएं तो यार संभाल लेना जरा ये वाली चीज। तो हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है और खतरे उठा के लड़ रहा है तो वो सिविल सोसाइटी लड़ रही है। अभी तक कोई बड़ा मुस्लिम नेता तो जेल नहीं गया जो संसद के अंदर बैठा हुआ है। उमर खालिद जेल जाता है। बहुत सारी बातें मेरे आने से पहले हुई, मैं कुछ बातें करूंगा। एक बात बीच में कोई कह रहा था, पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये मुसलमानों की लड़ाई है तो फिर कोई अशोक पांडे क्यों लड़ेगा, नंबर 1, और दूसरा उनके लिए इसको लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती, अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती तो फिर अडानी के जिम्मे सारा कुछ करने भर से वो खुश हो जाते, उसके आगे कुछ और करने की जरूरत उनको क्यों होती। अगर ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती तो ठीक है, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसकी जगह पे राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, कह रहे हैं 2 की बात और है और बना लेंगे मान लीजिए, उनको खामोश हो जाना चाहिए था। दरअसल ये लड़ाई इस देश में किस तरह का शासन रहेगा और किस तरह की लूट रहेगी, इसको तय करने की लड़ाई है। ये बात बहुत साफ साफ हमको समझना पड़ेगा। और उस लड़ाई में मुसलमान एक सुविधा बन के आते हैं, एक कॉमन दुश्मन बन के आते हैं। अभी रतनलाल साहब थे, चले गए। रतनलाल साहब जो बात कर रहे थे, जहां जाके उन्होंने बात खत्म की थी, वो बेहद इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरह से दलितों और पिछड़ों के भी एक बड़े हिस्से को ये ऑपरेशन मनुस्मृति का हिस्सा बना लिया गया है, या मनुस्मृति प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। वो तरह क्या है? एक कॉमन दुश्मन दिखाइए कि मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन है। मुसलमानों को दुश्मन दिखाते रहिए और उसके पीछे सारे लोग एक हो जाएंगे, सारे लोग एक होकर वोट देंगे। और जब ये सब तमाशा चल रहा होगा तो इस देश की तमाम संपत्ति, इस देश की तमाम सारी चीजें कैपिटलिस्ट के हाथ, सीधे कहिए अडानी अंबानी के हाथ धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगी और सारी संस्थाओं पे कब्जा करके अपने हिसाब से चीजों को रंग लिया जाएगा, अपने हिसाब से चीजों को बना लिया जाएगा। अब 2-3 सवाल और छोटे छोटे। सिविल सोसाइटी का मामला मुझसे पहले आप कह रहे थे और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है और खतरे उठा के लड़ रहा है तो वो सिविल सोसाइटी लड़ रही है। आखिर उमर खालिद जेल जाता है, अभी तक कोई बड़ा मुस्लिम नेता तो जेल नहीं गया जो संसद के अंदर बैठा हुआ है। उमर खालिद जेल जाता है। नेता के लिए तो कितना आसान है कि चवन्नी नहीं हूं, पलटूंगा नहीं, और हां जी मैं चवन्नी हूं, लीजिए पलट गया। कितना आसान काम है ये। आप जिनके भरोसे उम्मीदें पालते हैं, आप जिनकी सभाओं में जाके बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, आप जिनके लिए सोशल मीडिया पे दिन रात लड़ते हैं, वो कब चवन्नी अठन्नी बन के पलट जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और आप ना शर्मिंदा हो पाते हैं ना दुखी, क्योंकि आपको अब ये और लड़ाइयां लड़नी है, उनके हिस्से की गालियां भी आपको ही खानी है। और ये केवल सोशल मीडिया का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं और बिना किसी सहायता के लड़ रहे हैं। आप लड़िए, आपके ऊपर तुरंत लग जाएगा कि कांग्रेस से पैसा आ रहा होगा, फला से पैसा आ रहा होगा, ढिमका से पैसा आ रहा होगा। कहां से पैसा आता है लोग जानते हैं, और इन लड़ाइयों में क्या क्या कीमत चुकाई जाती है वो लोग जानते हैं। मैं अगर यहां कहूं कि मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी तो बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि लोगों ने पता नहीं क्या क्या छोड़ा है। लेकिन जब पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट हमें चाहिए होता है तो मैं माफी चाहूंगा कि हमारा पॉलिटिकल क्लास इतना ज्यादा एलीट है, वो साउथ दिल्ली से लेकर और जहां हम बैठे हुए हैं उस इलाके तक इतना व्यस्त है कि इसके बाहर निकलकर ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और बाकी सारे जगहों में जाने का वक्त नहीं है उसके पास। लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद तो आप छोड़ दीजिए, वो जाता है तो वैसे ही जाता है जैसे पुराने शहंशाह जाते थे। जाता है, एक पूरे उसके पीछे काफिला चलता है, बड़ी मुश्किल से अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसको 5 मिनट मिलता है। हां, जब उसको आपसे काम होगा तो उसकी उम्मीद जरूर होगी कि उसके कॉल की पहली घंटी पर आप उठा लें। अगर 3 घंटियां बच जाएगी तो उन्हें लगेगा कि उनकी बेइज्जती हो गई है। जब आपको जरूरत होगी तो वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। और इस देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो खुद को विपक्ष कहता है, खुद को सेकुलर कहता है, मेरी सारी शिकायत उससे है। उसे वोट चाहिए, उसे मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन जिन इलाकों में लिंचिंग हुई है राजस्थान के, मैं घूमा हूं, गया हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं,
माफ कीजिएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके पास पहुंचा नहीं है, दिल्ली के बयानात को छोड़ दीजिए। फारूक साहब बैठे हैं, कश्मीर पे कुछ कहना कुफ्र होगा आपके सामने, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में बैठकर कश्मीर भारत का हिस्सा है करने वाले श्रीनगर के कुछ इलाकों से कभी बाहर निकलकर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाते कि वहां के गांवों में, वहां के छोटे छोटे कस्बों में AFSPA के तहत आम मुसलमान किस तरह की जिंदगी जी रहा है, वो भी नहीं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। अभी उत्तराखंड में जो घटना हुई है हल्द्वानी में, आप सब लोग जानते हैं, हल्द्वानी के लोकल विधायक के अलावा आपने किसी को वहां पहुंचते देखा या कोई उम्मीद करते हैं आप कि कोई वहां पहुंचेगा? एक जो ये पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हो गई है कि हम सेकुलर हैं तो मुसलमान तो हमको वोट देगा ही, बाकियों को खुश करो, तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में जाने के वादे आपको दिख जाएंगे। लेकिन जहां आग लगी है, जहां मस्जिद तोड़ी गई है, जहां मकबरा तोड़ा गया है, दिल्ली में तोड़ा गया 600 साल पुराना, राखी त्रिपाठी गई थी, डॉक्टर साहब गए थे, नेता कौन गया था? और अगर इन दोनों के ऊपर हमला हो जाता तो क्या कहा जाता पता है? जो हमारी एलीट सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी, उसमें कहा जाता पागल है, हर जगह पहुंच जाते हैं, जरूरत क्या थी? ये ओवरऑल माहौल है। चुनाव कैसे जीता जाएगा वो मैं नहीं जानता, अगर मैं जानता तो मैं कहीं का MP होता। दानिश भाई अच्छे से जानते होंगे चुनाव कैसे जीता जाता है, फारूक साहब जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता चुनाव कैसे जीता जाएगा, ना मैं कोई तसव्वुर करता हूं कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन समाज के भीतर की ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी, ये मैं इसलिए थोड़ा बहुत समझ पाता हूं क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूं। मैं इजराइल को देख रहा हूं, फलस्तीन पे अत्याचार करते पिछले 40-35 सालों से तो मैं पढ़ रहा हूं, 35 साल मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, और मैंने देखी है दुनिया की खामोशी। आज जाकर दुनिया में थोड़ी बहुत आवाज उठनी शुरू हुई है। फैसला हमें सिर्फ यही करना है कि क्या हम जब उस रास्ते पर जब चल रहे हैं तो क्या यहां भी 35 सालों तक खामोशी बनी रहेगी? क्या 30-35 साल हम इंतजार करेंगे कि सब कुछ जब तबाह बर्बाद हो जाए उसके बाद हम बोलना शुरू करें, या खतरे उठा के बोलेंगे? और यकीन जानिए इस देश की सिविल सोसाइटी ने तो ये तय किया है, और मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं, भले मैं सबको ना जानता हूं और ज्यादातर लोग मुझे ना जानते हूं, मैं सबकी तरफ से देख रहा हूं और बोल रहा हूं कि इस देश के ढेर सारे प्रोफेसर्स, राइटर्स, सिविल सोसाइटी में जिस जिस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने तो अपने कंधे पर यह बोझ लिया है कि जब तक ताकत होगी बोलेंगे। हम डिनर में इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से मजाक करते हैं कि कभी जेल चले जाएं तो यार संभाल लेना जरा ये वाली चीज, तो हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो तैयार हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बाहर निकलने के लिए, अपने इलाकों से बाहर निकलने के लिए, अपने एलीट जो घेरा बना के रखा है उससे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या वो जनता से जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वो जनता के सुख दुख में भागीदार होने के लिए तैयार हैं? या फिर सिर्फ इतना ही है कि जो लोकसभा नहीं जीत सकते हैं वो सोशल मीडिया और टीवी पर चमकते रहें ताकि राज्यसभा मिल जाए और एक इम्यूनिटी मिल जाए? हालांकि अब राज्यसभा और मुख्यमंत्री होना भी इम्यूनिटी नहीं देता है, तो शायद उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये वाली इम्यूनिटी भी शायद अब पुराने जमाने की बात हो गई है। मैंने बहुत तल्ख बातें कही, मैं बहुत माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन हकीकत यह है कि मीठी मीठी बातों का वक्त खत्म हो गया है। 3 महीने बाद चुनाव है, मैं क्या कर सकता मैं नहीं जानता, मैं जो कर पाऊंगा करूंगा, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो करेंगे, लेकिन चुनाव कोई जीते ये लड़ाई कम से कम अगले 30 सालों की है। और इस 30 सालों की लड़ाई के लिए अगर हम तैयार नहीं हो पाए, अगर अपनी कुर्बानियों के लिए हम तैयार नहीं हो पाए, तो कम से कम हमारी 3 नस्लें ऐसी होंगी जो इसका खामियाजा भुगतेंगी। तय हमें करना है। बहुत शुक्रिया।